Hello students, in the last lecture we were discussing about properties of cathode rays and anode rays. Today we are going to study about origin of cathode rays and anode rays. So let us begin with the property that we observed in the previous lecture. Cathode rays, they do not depend on the nature of gas and the metal electrode. The rays that will be originating in this experiment, they are independent of the nature of gas and the metal electrode which is taken here. But anode ray it depends on the nature of gas taken. इन दोनों प्रॉपर्टीज से हम ये समझते हैं कि कैथोड रेज कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और एनोड रेज कहाँ से ओरिजिनेट होती है। बच्चों, हमने 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इतना हाई वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स ये सोर्स ऑफ करंट सप्लाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल इलेक्ट्रोड से इजेक्ट होने लग जाते हैं। अभी आप इस बात का ध्यान रखना कि अभी ये नाम जो है इलेक्ट्रॉन नाम इनको नहीं दिया गया है। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहां से इजेक्ट होते हैं मेटल इलेक्ट्रोड से ड्यू टू दिस हाई पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिस वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को फिल कर रखा है, लेकिन गैस का प्रेशर यहां पर क्या है, बहुत ही लो है, 10⁻⁻⁴ atm। इतने लो प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, बट स्टिल कुछ मॉलिक्यूल्स तो होंगे। तो कोई गैस का मॉलिक्यूल अगर इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के रास्ते में आ जाता है तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उस गैस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस मॉलिक्यूल के ही क्या कर देता है, रिलीज करवा देता है। तो ये एक तरीके से कोलिजन हो गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का और एटम का। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही हल्का होता है और एटम बहुत ही भारी होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को ही निकलवा सकता है यहां से। तो इस वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रे बना रहा था, वो इलेक्ट्रॉन जब इस एटम से या इस मॉलिक्यूल से टकराएगा तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स और इजेक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स भी इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे। तो इस तरीके से कैथोड रे ओरिजिनेट होती है दो चीजों से। पहला, कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इस मेटल इलेक्ट्रोड से ओरिजिनेट हुआ और सीधा चला गया बिना किसी गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराए, ये हो सकता है कैथोड रे बनाने वाला पार्टिकल। या फिर दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के इस गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराने के बाद। तो ये दो पॉइंट ओरिजिन का कारण है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल formed due to collision with gas molecule। तो ये कैथोड रेज का ओरिजिन हो गया। अब हम बात करते हैं एनोड रेज के ओरिजिन की। अब देखो बच्चों, एनोड रेज जो है वो कैसे ओरिजिनेट होती है। जब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अच्छा इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, कैथोड को परफोरेट किया था और एनोड को हमने सॉलिड कर दिया था और जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई गई थी कैथोड के पीछे। तो जब हम 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे यहां पर भी, तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा जो यहां पर हुआ था। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होंगे, मेटल इलेक्ट्रोड से आगे की तरफ मूव करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब इन गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं और इनमें से और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के बाद गैस का मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ये गैस का मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इधर लगा रखी है और इसको हमने कर रखा है परफोरेट। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं कैथोड की तरफ और इन होल्स में से पास होते हुए जब ये यहाँ पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टकराते हैं तो यहाँ पर ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो एनोड रेज के केस में कैथोड के पीछे ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस होगा और कैथोड रेज के केस में एनोड के पीछे ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से आप ओरिजिन ऑफ एनोड कहां से देख रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल से। इसी वजह से हमें ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला था कि anode rays they depend on the nature of gas taken in the discharge tube।
अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भरता हूँ इस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसका बनेगा? हाइड्रोजन का। अगर मैं नाइट्रोजन गैस भरता हूँ तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसका बनेगा? नाइट्रोजन का। अगर ऑक्सीजन भरते हैं तो ऑक्सीजन का बनेगा। तो इस वजह से ये एनोड रेज डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज। इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो आप यहां पर लिखोगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज द गैस मॉलिक्यूल which is formed after release of electron due to collision with the cathode rays is acting as an anode ray। तो एनोड रे यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल है जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया कोलिजन की वजह से। ये हो गया ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज। बच्चों किसी भी, चाहे मैं इस एक्सपेरिमेंट को करके देखूं या मैं इस एक्सपेरिमेंट को करके देखूं, दोनों ही केसेस में दोनों रेज एक साथ प्रोड्यूस होती हैं। मतलब आप गैस का मॉलिक्यूल तो यहां पर भी ले रहे हैं, कैथोड रे अगर यहां पर बनेगी तो अगर मैं इसको परफोरेट कर देता इधर ही, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को अगर परफोरेट कर दिया जाए और दोनों के पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी जाए तो दोनों तरफ ग्लो प्रोड्यूस होता है एक साथ। ये तो हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने एक बार हमने इस इलेक्ट्रोड को परफोरेट किया, दूसरी बार हमने इस इलेक्ट्रोड को परफोरेट किया, इसलिए हमें अलग अलग बार जो है वो अलग अलग रेडिएशंस देखने को मिली। अगर हम एक ही साथ एक ही डिस्चार्ज ट्यूब में दोनों इलेक्ट्रोड्स को परफोरेट कर दें तो हमें दोनों तरफ एक साथ ग्लो दिखाई देगा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो दोनों रेडिएशंस एक साथ प्रोड्यूस होती हैं। ये तो हम यहाँ पर इनको अलग अलग स्टडी कर रहे थे, इस वजह से हम इनको अलग अलग बना के दिखाते हैं कि कैथोड रे इस तरीके से बनती है और एनोड रे इस तरीके से। तो ये हो गया ओरिजिन। अब बात आती है कि इन कैथोड रेज और एनोड रेज से इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी जो है वो कैसे की है। अब देखो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और इन दोनों एक्सपेरिमेंट में से कौन सी रेडिएशन ऐसी थी जो नेगेटिवली चार्ज थी? तो वो थी कैथोड रेज। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ E upon m फॉर कैथोड रे। ये एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने, और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने ही इसको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। The name electron was given by J.J. Thomson to the particle of cathode ray। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किस तरीके से किया गया, अब ये आप समझ लीजिए यहां पर। अब ये एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन ने इस कैथोड रे के पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है और उसका मास जो है उसकी रेशियो निकालने के लिए। तो पहले E अपॉन m रेशियो मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाली गई इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की जो कैथोड से ओरिजिनेट हो रहा था। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जे थॉमसन ने। कैसे किया गया ये एक्सपेरिमेंट? उसके लिए ये एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई गई बच्चों। ये ट्यूब बिल्कुल हमारे जो पुराने टीवी होते थे जिनके अंदर पिक्चर ट्यूब लगती थी, वही ट्यूब है। पिक्चर ट्यूब आगे से कर्व्ड होती थी और पीछे जो है वो इसके अंदर एक इलॉन्गेटेड ट्यूब रहती थी। तो यहाँ पर कैथोड लगी हुई है और कैथोड जो है इसको हम क्या करते हैं 10,000 वोल्ट इतना पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी। जो सामने एनोड लगी हुई है, ये एनोड जो है इसमें सिर्फ सेंटर में एक होल किया गया ताकि ज्यादा रेडिएशंस जो है वो क्रॉस ना कर पाए इसको। ये जो बीम या जो ये रेडिएशन कैथोड रे यहां से निकली इस सेंट्रल होल से, ये अप्लाई किया गया इसको इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट जो लगाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर था। तो मान लो ये अगर मेरी पिक्चर ट्यूब है इस तरीके से, तो इसके ऊपर और नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और इसकी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, परपेंडिकुलर लगा दिया दोनों। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और जब ये कैथोड रे यहां से पास हो रही थी तो पहले तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं ये कैथोड रे जाके स्ट्राइक करती है यहाँ पे। अब ये पूरी स्क्रीन जो है इसको जिंक सल्फाइड से कोट कर रखा है। तो जैसे ही ए पॉइंट से जाके कैथोड रे टकराएगी यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो हमें ये पता चला कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये कैथोड रे जाके यहां स्ट्राइक कर रही है। जब
इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया, तो ये कैथोड रे जो है वो अब इधर इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करती है, यहां ग्लो प्रोड्यूस होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ अप्लाई किया जाता है और इस तरीके से अप्लाई किया जाता है कि दोनों जो हैं उनका इन्फ्लुएंस बराबर हो, इफेक्ट बराबर हो, तो पार्टिकल जो है वो सीधा बिल्कुल सेंटर में जाके स्ट्राइक करता है इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ। ये एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन ने। अब देखो इन्होंने ये वाला ऑब्जर्वेशन जो था इसको यूज किया पहले। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते टाइम पार्टिकल सी पॉइंट पे आता है। मैग्नेटिक फील्ड जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो एक मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा होगा जो इस पार्टिकल को नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसका पाथ कर्व्ड हो गया। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है इसको हमने लिख दिया B इंटू ई इंटू वी। B क्या है यहां पर? B है मैग्नेटिक फील्ड, E है इस कैथोड रे के ऊपर जो भी पार्टिकल होगा उसका चार्ज, और V है इस पार्टिकल की वेलोसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो हमें पता होगी, लेकिन हमें इसका चार्ज नहीं पता और इसकी वेलोसिटी नहीं पता। तो हमने B इंटू ई इंटू वी, ये मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होता है, ये हमें क्लासिकल फिजिक्स से पता चल जाता है। तो इस इक्वेशन में एक चीज हमें पता है लेकिन दो चीजें हमें नहीं पता। अब देखो इस फोर्स को अपोज कौन करेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो दो फोर्स काम करते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ होता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पार्टिकल को अपोज करेगा, इसके मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, दैट इज mv²/r। तो ये पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है। तो BeV mv²/r रख दिया हमने। अब यहां पर हम क्या करते हैं? E को तो रखते हैं यहीं पर ही और m को हम इधर ले आते हैं E के नीचे। तो ये आ गया E/m। ये किसके बराबर हो जाएगा? v²/b इंटू r इंटू v। v से v कैंसिल, ये आ गया v/b इंटू e। अब ये इक्वेशन तो आ गई, E/m की इक्वेशन तो आ गई v/be, लेकिन इसमें प्रॉब्लम अभी भी हमारे पास क्या है? सेम। हमें v की और e की वैल्यू नहीं पता। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल व्हिच इज फॉर्मिंग द कैथोड रे, और e क्या है? इस पार्टिकल का चार्ज, जो हमें अभी नहीं पता। हमें सिर्फ b की वैल्यू पता है। तो पहले तो क्या निकाला इन्होंने? E/m की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। यहां लिख देता हूं बच्चों, इसको नोट कर लेना आप। ये फिजिक्स में आएगा आपके सिलेबस में, फिर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम तुम्हारे फिजिक्स में भी इंक्लूडेड है, तो वहां तुम पढ़ोगे डिटेल में इस एक्सपेरिमेंट को। तो यहां पर हमने क्या निकाला? E/m इज इक्वल टू v/b इंटू e, बट v एंड e आर नॉट नोन। तो अब क्या किया जाए E/m निकालने के लिए? तो अब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो बच्चों, कैथोड रे B पॉइंट पर कब जाएगी? जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जब दोनों अप्लाई किए जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और ये दोनों जब इनका इफेक्ट बराबर होगा उस टाइम पर पार्टिकल जो है वो यहाँ पहुंच पाएगा। तो यहाँ जाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस पार्टिकल पे काम करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। और मैग्नेटिक फोर्स जो इस पार्टिकल पे काम कर रहा था, अभी हमने पीछे भी लिखा था, B इंटू ई इंटू वी, इसके बराबर था। E से E कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल का चार्ज जो है वो सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया B इज इक्वल टू E/b, मतलब वेलोसिटी निकाल ली हमने इस पार्टिकल की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन सेकंड, और इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट में। तो E/m इज इक्वल टू B/b इंटू r। v की वैल्यू पुट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा E/b² इंटू r में। अब E क्या है? E इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें पता है। B क्या है? B मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने अप्लाई किया था, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। R क्या है? R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो आप ट्यूब बना रहे हैं, इसके अंदर पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट हुआ, उसका सर्कुलर पाथ कितना था, उसकी रेडियस की वैल्यू भी हमें पता होती है। तो हमें E/m, चार्ज अपॉन मास की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर कैथोड रे की, और ये चार्ज अपॉन मास जो था वो कितना आया? 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो इस तरीके से जे थॉमसन ने चार्ज अपॉन मास वैल्यू निकाली कैथोड रे की।
और इन्होंने इसको नाम दिया दैट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये था जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट चार्ज अपॉन मास। हमारे सिलेबस में ये कैलकुलेशन कैसे आई ये नहीं है, हमें सिर्फ इस वैल्यू को जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना होता है। कई बार जो है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द चार्ज अपॉन मास वैल्यू कैलकुलेटेड बाय जे थॉमसन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू याद रखनी है 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो ये था एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन का। अब इसके बाद में क्या होता है, चार्ज अपॉन मास वैल्यू पता है, अब चार्ज निकाला जाएगा। चार्ज कौन निकालता है, चार्ज निकाला जाता है एक एक्सपेरिमेंट से, दैट इज कॉल्ड मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ई, अब क्योंकि थॉमसन ने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये कैसे किया गया बच्चों, अब ये देख लो। एक्सपेरिमेंट का नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से चार्ज निकाला गया ये हम पढ़ते हैं। मिलिकन का एक्सपेरिमेंट था बच्चों इस तरीके से, एक सिलेंड्रिकल वेसल लिया गया, इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर एक पार्टीशन था, ये पार्टीशन एक सर्कुलर प्लेट से किया गया और इस सर्कुलर प्लेट के सेंटर में एक होल किया गया था। अब यहां पर एक एटोमाइजर लगाया गया। एटोमाइजर किसको बोलते हैं, जो हमारी डीओ की बोतल आती है, दैट इज कॉल्ड एटोमाइजर। तो इस डीओ की बोतल के अंदर ऑयल को भरा गया और यहां से जब हम प्रेस करते हैं इस बोतल को तो इसमें से ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो इनको हमने बोला ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये इस ऊपर वाले चैम्बर में, अपर चैम्बर के अंदर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे क्या होगा, अपने वेट के कारण नीचे सेटल होना शुरू होंगे। तो कुछ सेटल हो जाएंगे इस प्लेट के ऊपर ही, नीचे नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो इस टाइम इस होल में से, सर्कुलर होल में से होते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। अब नीचे का जो पोर्शन है इस सिलेंडर का, यहां पर हमें जो है वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करना है। यहां हमने दो चीजें लगा रखी हैं। पहले तो है एक एक्स रे प्रोड्यूस करने का सोर्स, एक ऐसा हमने यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो एक्स रे प्रोड्यूस करता है। ये एक्स रे हम डालते हैं इस चैम्बर के अंदर। तो इस चैम्बर में क्योंकि वैक्यूम हमने क्रिएट नहीं किया था, यहां पर एयर होगी। जब ये एक्सरेज आएंगी तो एयर के मॉलिक्यूल से क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, और एक्सरे जब किसी गैस के मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करती है। तो जब भी कोई एक्सरे किसी एटम से या किसी मॉलिक्यूल से टकराएगी, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेगी, ये बात याद रखना। ये इलेक्ट्रॉन्स इस नीचे वाले चैम्बर के अंदर घूम रहे होंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स जो नीचे आ गई थी। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है इनको। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑयल ड्रॉपलेट की सरफेस पे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं इस तरीके से। अब क्या होगा, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट थी ये अपने वजन के कारण नीचे की तरफ ही जाएगी। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों प्लेट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना शुरू कर दिया हमने। तो अब देखो जो ऑयल ड्रॉपलेट जो यहां पर है, इसके ऊपर एक तो नीचे की तरफ जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, इसको नीचे की तरफ पुल करेगा। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है उसमें पॉजिटिव प्लेट कहां रखी है, ऊपर की तरफ। पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगी, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहां है, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर। तो ऑयल ड्रॉपलेट को इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींच रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है। तो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं यहां पर। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आती है। हम एक्सरे का यूज करके इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑयल ड्रॉपलेट्स की सरफेस पे कैप्चर हो जाते हैं। और थर्ड पॉइंट है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऑयल ड्रॉपलेट जो है इसके ऊपर दो फोर्स काम कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स इसको ऊपर खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचता है। आपको उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है कि ये ऑयल ड्रॉपलेट स्टेबल हो जाए, ना ये नीचे जाए और ना ये ऊपर जाए। उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला था E into E, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है M into G into H। H हमें पता होगा
इस टेलीस्कोप की हाइट से पता होगा, g ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है, m मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट ये भी हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं ये भी हमें पता है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, E की वैल्यू पता चल जाएगी, चार्ज कितना था इस पार्टिकल के ऊपर जो इन ऑयल ड्रॉपलेट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये चार्ज कितना भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि हो सकता है कोई ऑयल ड्रॉपलेट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, या हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले, या 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर जो चार्ज आ रहा था उसके अंदर हमें एक कॉमन पैटर्न दिखाई दिया, और वो कॉमन पैटर्न क्या था कि द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दिस ऑयल ड्रॉपलेट is some simple whole number multiple of 1.6 into 10 की power minus 19 कूलम। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है ऑयल ड्रॉपलेट पे एक इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब हुआ हो तो ये 1 आ जाएगा, हो सकता है ऑयल ड्रॉपलेट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो गए हो तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो अगर हुए होंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हुए होंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी। तो इस तरीके से हमने एक पार्टिकल का चार्ज निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम इस मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। अब देखो हमें E अपॉन m की वैल्यू पता है, हमें E की वैल्यू भी पता है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों का यूज करके। तो जो तुम वैल्यूज पढ़ते हो आज कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 into 10 raised to the power minus 31 किलोग्राम। तो इस तरीके से इन दो एक्सपेरिमेंट्स का यूज करके निकाला गया। पहला एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन का जिसमें उन्होंने चार्ज अपॉन मास को कैलकुलेट किया, और दूसरा एक्सपेरिमेंट था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसमें ये कैलकुलेट किया गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो ये इस तरीके से हम चार्ज और मास की वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया इतना कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो हम किस तरीके से निकालेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू इतनी आई, चार्ज अपॉन मास की रेशियो ये आई, तो इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया 9.1 into 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। तो ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से बिल्कुल प्रोटॉन जो है उसका चार्ज निकाला गया, इसकी वैल्यू आती है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, बस इतना ही डिफरेंस था। चार्ज अपॉन मास वैल्यू प्रोटॉन की कितनी आती है 9.58 into 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम। सेम तरीका था निकालने का, और मास ऑफ प्रोटॉन इन्हीं दो वैल्यूज का यूज करके निकाल लिया गया। तो ये आ गया 1.67 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज और मास जो है वो इस तरीके से निकाला। अब देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो इनसे काफी टाइम बाद में होती है, तो इन दोनों की डिस्कवरी के बाद और इनके चार्ज और मास की वैल्यू निकालने के बाद लोगों ने एटम को जो है वो मॉडल प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहला प्रिडिक्शन आया थॉमसन का। तो अब हमारा मॉडल्स ऑफ एटम जो है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, मॉडल्स ऑफ एटम। सबसे पहला मॉडल दिया गया जे थॉमसन से। इन्होंने बोला था, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी छोटी क्लासेस में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम एंड पुडिंग मॉडल, और इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। इन्होंने अपने मॉडल में पोस्टुलेट्स दिए थे कुछ। पहला पोस्टुलेट जो था ये था कि हमारा जो एटम होता है, एटम इज लाइक अ वाटरमेलन, द एडिबल पार्ट इज पॉजिटिव charge and the seeds are electrons. Second, atom is neutral because the amount of positive charge is equal to the amount of
पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गए हमारे दो पोस्टुलेट। एटम एक वाटरमेलन की तरह है। वाटरमेलन का जो हम खाने वाला हिस्सा होता है, वो जो रेड वाला पोर्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो इसके सीड्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह होते हैं, और मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव चार्ज का किसके बराबर रहता है, नेगेटिव चार्ज के। तो ये जो एरिया है ये पॉजिटिवली चार्ज है और सीड्स जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, मॉडल के अंदर दो ही पोस्टुलेट थे। और ये फेल क्यों हो गया था? ये फेल हुआ जब 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उनके अंदर उनको ऑब्जर्वेशंस में क्या दिखाई दिया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है जिस रास्ते से गए थे उसी से वापस आ गए। तो अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो कोई भी अल्फा पार्टिकल जो है वो इस एटम में से क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एटम का ज्यादातर हिस्सा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और अल्फा पार्टिकल भी कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस हिसाब से तो कोई अल्फा पार्टिकल इसमें से जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अल्फा पार्टिकल पास हुए, इसका मतलब थॉमसन का मॉडल कहीं ना कहीं गलत है। तो इसका लिमिटेशन या इसका फेलियर की जब बात आएगी तो हम यही लिखेंगे कि भाई थॉमसन्स मॉडल फेल्ड when alpha scattering experiment was performed by Rutherford, because according to Rutherford some of the alpha particles pass undeflected, so some empty space is present, but Thomson model do not support this. तो limitation में आपको यही लिखना है, after Rutherford's experiment of alpha scattering, it was found that some of the alpha particles pass through the atom undeflected, but according to Thomson's model, no empty space is present to allow alpha particles to pass through. Hence, Thomson model was rejected. तो ये पॉइंट आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर भी, किस तरीके से थॉमसन का मॉडल जो है वो फेल हो गया था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद। और जो थॉमसन का मॉडल था ये कब दिया गया था, 1898 में। ये नोट कर लेना बच्चों, थॉमसन्स मॉडल दिया गया था 1898 के अंदर, और ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ है, 1911 के अंदर। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था 1911 के अंदर। तो ऑलमोस्ट 13 साल तक थॉमसन का मॉडल जो है इसको कोई अपोज नहीं कर पाया। 13 साल बाद रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट होता है और उनके रिजल्ट्स थॉमसन्स मॉडल को सपोर्ट नहीं करते, उसके रिजल्ट्स जो है वो इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं, और इसी वजह से फिर थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। अब इसके बाद में आ जाता है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट जो है ये किया गया था। इसके मैं मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो बच्चों, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड ने एक रेडियोएक्टिव मटेरियल लिया, रेडियम। रेडियम जो है वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल बोला जाता है हीलियम न्यूक्लियाई को। तो हीलियम न्यूक्लियाई कैसे रिप्रेजेंट किया था, 2He4। ये अल्फा पार्टिकल को पास करवाया गया एक स्लिट में से। स्लिट में से पास करवाने का एक पर्पस था कि भाई बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल तो इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, तो वो सारे अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पे जाके ना टकराए, बल्कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल इस स्लिट में से पास होकर यहाँ पे टकराए, ताकि हमें पढ़ने में यहाँ पर आसानी हो।
तो इस वजह से स्लिट को लगाया गया इसको कंट्रोल करने के लिए। और इस स्लिट में से जो अल्फा पार्टिकल्स पास हुए उनको इस गोल्ड फॉइल से टकराया गया। तो गोल्ड फॉइल जो थी ये बहुत ही पतली ली गई थी और इस गोल्ड फॉइल को रखा गया था एक सेमी सर्कुलर रिंग के अंदर और इस रिंग के ऊपर हमने कोटिंग कर रखी थी जिंक सल्फाइड की, ZnS की। तो जैसे हमने कैथोड रेज में की थी, कोई भी पार्टिकल अगर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से आगे टकराता है तो वहां पर एक ग्लो प्रोड्यूस हो जाता है। जब अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल में से पास हुए तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो तो किसी ज्यादा बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, वो ज्यादा एंगल के ऊपर जाके टकराए जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। तो ये दो रीजन बन गए ए और ई, यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो किसी कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, इनका एंगल थोड़ा सा कम था, तो जो जिनका एंगल कम था वो जाके टकराए बी और डी पे, तो यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हुआ। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे जाके टकराए सी से। तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी इनको यहाँ पर हमने रिकॉर्ड किया और इसको आप पढ़ भी चुके हैं छोटी क्लासेस में। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे आर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल ज्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं जो किसी लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। जो छोटे एंगल पे गए थे ये भी कम ही थे, अल्फा पार्टिकल ज्यादा नहीं थे, लेकिन ज्यादातर जो पार्टिकल्स पास हुए वो अनडिफ्लेक्टेड थे, वो सीधे चले गए। तो इस रीजन में जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है ये ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ अल्फा पार्टिकल ज्यादा आएंगे। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल दे आर रिवर्टेड बैक टू द सेम पाथ। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए, ऐसे बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे। तो ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो रिकॉर्ड की गई इस एक्सपेरिमेंट से। और इन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने के बाद जो कंक्लूजन लिखा गया वो भी आपको पता ही है किस तरीके से हमने ये पता लगाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो रहे हैं इस गोल्ड फॉइल में से। इसका ये मतलब हुआ ज्यादातर पार्टिकल पास हो रहे हैं ऐसे, तो ज्यादा स्पेस कैसा है, खाली है। एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। तो अब मैं कंक्लूजन लिख देता हूं इसके बाद, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए गए। तो पहला कंक्लूजन आ जाता है यहां पर, फर्स्ट, सिंस most of the alpha particles passed undeflected, it means most of the space in atom is empty. Second point, some alpha particles are deflected by small angle and some by large angle. It means there is a positively charged body present in the center of the atom. A very few alpha particles are reverted back, means a highly dense, positively charged body is present in the center. तो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ये कंक्लूजन निकाला गया रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, और इन्होंने बाद में एक और पॉइंट ऐड किया। इन ऑब्जर्वेशंस में कहीं पर भी ये पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर है। तो बाद में इन्होंने अपने एटम को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पॉइंट ऐड किया, द इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट around
द एटम। अब देखो न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। इन्होंने ये बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। कंडीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, पहले तो इन्होंने नाम दिया फर्स्ट, द पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी present in the center is called nucleus and it contains protons in it. Electrons revolve यहाँ पर सेंटर ऑफ एटम है, center of this atom. Electron revolve around the nucleus in fixed circular path called orbit. यहाँ इन्होंने जो नाम दिया था इसको ऑर्बिट लिया था, और इसको इन्होंने ये बोला था कि ये हमारे प्लैनेटरी सिस्टम की तरह है। तो इस वजह से इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी बोला जाता है। रदरफोर्ड मॉडल को हम प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोला गया था। और यहाँ पर ये भी बोला गया कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, इसी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल रहता है। दिस इज द रीजन फॉर न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। तो ये हो गया हमारा रदरफोर्ड मॉडल। आप पढ़ चुके हैं इसको पहले छोटी क्लासेस में, इसमें कोई नई चीज नहीं थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके लिमिटेशंस और किस तरीके से फिर नया मॉडल दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो सामने रखा गया।